अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं अली डार। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त मुल्क भर में जारी हैं। जो सूरत हाल है वो अच्छी नहीं है। अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं। अब तक इतलात के मुताबिक 33 से ज़्यादा लोग इस सूरत हाल के अंदर लुक़मा अजल बन चुके हैं। 20 लाख से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कि इस सैलाब से डायरेक्टली मुतासर हुए हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, घर मुनहदम हो चुके हैं और सूरत हाल खासी गंभीर है। इसके अलावा नाज़रीन, हमने गुज़िश्ता रोज़ आउटडोर किया, दरिया रावी की सूरत हाल जाकर वहाँ पर देखी। जो आसपास बस्तियाँ थी वहाँ पर क्या मनाजिर थे, इंतहाई दिल खराज थे, इंतहाई अफसोसनाक थे। लोगों के घर मलबे का ढेर बन चुके हैं, घरों में पानी दाखिल हो चुका है, खासी ख़राब सूरत हाल है, बेघर हैं वहाँ पर लोग। और ये तो वो चीज़ें हैं जो कि हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली हमारे सामने आ रही हैं, जिससे हमें नज़र आ रहा है कि लोग किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर मुतासर हो रहे हैं। फसलें वहाँ पर तबाह हो चुकी हैं, लाखों एकड़ पर जो फसलें हैं वो दरिया की नज़र हो गई हैं, सैलाब की नज़र हो गई हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो इस सूरत हाल से इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है। उनको किस तरह से हो रहा है? क्योंकि इस सूरत हाल के बाद हम देख रहे हैं कि जो ग़िज़ाई बहरान है उसका ख़दशा पैदा हो चुका है। ग़िज़ाई बहरान की किल्लत का मामला जो है वो सामने आ रहा है और फसलें जो हैं वो मैंने आपको बताया कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर किसान को नुकसान पहुँचा। इसके अलावा महंगाई की बात सब कर रहे हैं कि महंगाई का बोझ अब आम बंदे पर पड़ेगा और इससे फल, सब्ज़ी, आटा, गोश्त, ये तमाम तर चीज़ें महंगी होना शुरू हो चुकी हैं और ये सब डेफिनेटली जो हमारे मुआशी इस वक्त सिस्टम चल रहा है उसको ये डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। इसके अलावा बिजली की बंदिश है, उसका भी सामना करना पड़ा। कहीं पर गैस नहीं आ रही, कहीं पर बिजली नहीं आ रही। कारोबार ज़िंदगी जो है वो भी मफलूज हो चुका है। लोगों के रोज़गार जो हैं वो हम देख रहे हैं कठाई में पड़ चुके हैं और बहुत सारी हैपनिंग इस सैलाब को लेकर और बारिशों को लेकर जो है हम देख रहे हैं। जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, तमाम तर चीज़ों पर डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन किया है काज़िम अली पीरज़ादा साहब ने, वज़ीर आपाशी पंजाब हैं। इसके अलावा ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं, माहिर आबी अमूर हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनकी राय लेंगे इस तमाम तर मामले पर। इसके अलावा खालिद खोकर साहब हमारे साथ हैं, सदर किसान इत्तेहाद हैं, उनसे जानेंगे किसानों के मौक़िफ़ के हवाले से कितना नुकसान हुआ है किसान बरादरी का। और रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि पीपल्स पार्टी ने क्या तैयारी की है सिंध के अंदर और वहाँ पर जो इस वक्त कच्चे के अंदर क्या सूरत हाल है। क्योंकि मुराद अली शाह साहब का स्टेटमेंट बड़ा हम आज आया, उस पर भी बात करेंगे। आगाज़ में चाहूँगा इस तमाम तर सूरत हाल का वो करते हैं पंजाब से, जहाँ पर 33+ कैजुअल्टीज़ अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, लाखों लोग वहाँ पर मुतासर हैं, फसलें तबाह हैं। काज़िम अली पीरज़ादा साहब, पहले इस पर आप रिस्पॉन्स अपना दीजिएगा, अपना मौक़िफ़ दीजिएगा कि क्या हम इस सूरत हाल के लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे, क्या हमारी तैयारी नहीं थी, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतने बड़े लेवल पर जो है हमें सैलाब का सामना करना पड़ेगा। शायद हमारी अजम्पशन गलत थी और ये कहेगा कि फ्यूचर के अंदर भी क्या ऐसे ही मामला हमें देखने को मिलेंगे या शायद इस बार मामला ऐसा था, आगे नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मुझे बात करने का मौका दिया। देखें, सैलाब की तैयारी भी मुकम्मल थी। अब ये जो 33+ आप अमवात बता रहे हैं, इसके अंदर जो है बारिशों से जो घर छतें गिरने से और जो उससे भी अमवात वो भी शामिल हैं। इसके अंदर जो एक आसमानी बिजली वाला जो वाक़या है उसमें 2 लोग जो कल तक मुझे पता है वो भी इसमें शामिल है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि सैलाब की तैयारी नहीं थी, उसका आप अंदाज़ा इससे लगा लें कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी इवैक्यूएशन हुई है। हमारे 3 दरियाओं के ऊपर सैलाब है और जो चनाब है उसके ऊपर हिस्टोरिक हाई फ्लड है और रावी के अंदर जो है हर उसकी दरिया की एक अपनी हालात हैं। रावी के अंदर कोई 35, 36, 37 साल बाद सैलाब है, जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि यहाँ कभी पानी भी आएगा। इसी तरह सतलुज में 23 में सैलाब आया, उसके बाद अब दोबारा सैलाब है। लेकिन जो 23 में सैलाब आया था उस वक़्त पानी जो है एक दफ़ा राइज़ हुआ और राइज़ होके जो है 2 या 3 दिन की पीक लेके वो सबसाइड हो गया। अब अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो सिंध पिछले 1.5 महीने से लो फ्लड से हाई फ्लड के दरमियान फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले से देखें तो जो है आपके पास यहाँ पे पानी के मामलात के ऊपर एक्सपर्ट भी पैनल में मौजूद हैं, आप उनसे तस्दीक कर सकते हैं कि जो सिंध रिवर है उसके ऊपर हमारे स्ट्रक्चर्स को जब हाई फ्लड होता है तो डिफरेंट किस्म का थ्रेट होता है और जब वो लो फ्लड में जाता है तो डिफरेंट किस्म का थ्रेट होता है। अगर आप ये कहें कि यहाँ पे तैयारी नहीं थी तो मैं आपको ये बड़े वसूख से और बड़े जो है उस एतमाद से ये कह सकता हूँ कि तैयारी थी, जिस वजह से हम उस नुकसान से बचे हैं जितना बड़ा नुकसान। हाँ, लेकिन इतना बड़ा फ्लड होगा
इसको किसी ने इसको नहीं सोचा था, क्योंकि 26 तारीख को जिस वक्त चनाब में पानी आया है तो उसी एक दिन में 450 मिलीमीटर बारिश हुई है एक दिन में। आप ये देखें कि इसको किसी नहीं थी। अब ये कुदरत की तरफ से एक है, और यकीनन ये क्लाइमेट चेंज के नतीजे में अब उसकी तैयारी नहीं है, तो बिल्कुल उसके अंदर हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए था। हमें अपने रिवर प्लेन्स को, हमारे राइट ऑफ वेज़ को साफ़ रखना चाहिए था। हमें ये नहीं करना चाहिए था ओवर द ईयर्स कि हम ये सोचते कि नहीं अब ये दरिया क्योंकि इंडस बेसिन ट्रीटी के नतीजे में चले गए हैं उनके पास, इंडिया के पास, तो इनमें पानी आएगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा है, और ये एक हमारी एक कौमी लेवल पे एक हमारी कोताही है। ठीक है, मैं चाहूँगा इस पर ज़फ़र साहब आप क्या इन बातों से अग्री करते हैं जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या हमने आपको लगता है मिस कैलकुलेट कर लिया था, एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन इस लेवल पर शायद हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और आपको लगता है कि मुस्तकबिल के अंदर भी सूरत हाल ऐसी खुदा ना खास्ता होगी? देखें, इस दफ़ा मॉनसून की जो प्रेडिक्शंस हैं वो तो 4-5 महीने पहले से आना शुरू हो गई थी कि इस दफ़ा का मॉनसून हैवी मॉनसून होगा और उसका ज़ोर जो है वो पंजाब और केपी में होगा। तो एक तो ये हमारे पास 3-4 महीने थे कि जिसमें तैयारी और प्लानिंग और प्रिपरेशन के लिए, खुसूसन इस फ्लड के हवाले से। लेकिन असल में इशू ये है कि एक तो बारिशें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और वो इतनी ज़्यादा हैं कि वो किसी इस पूरे मैदानी रिवर सिस्टम में नहीं संभल रही हैं। और दूसरा, इस खुसूसन चनाब की हम बात करें, अब चनाब में जो 10 लाख का रेला है ये अनप्रेसिडेंटेड है, और ये कई दिन से चल रहा है। तो ये इतना ह्यूज स्केल के ऊपर हुआ है, और क्योंकि ये काफ़ी अरसे बाद हुआ है। देखें, जो रिवर प्लेन्स की हम बात करते हैं कि फ्लड प्लेन्स में ठीक है लोग बैठे हैं और इंक्रोचमेंट्स भी हो गई हैं, और उनका बड़ा ये पक्का एक बिलीफ बन गया था कि यहाँ पे पानी नहीं आएगा। अब सतलज में 2 साल पहले आया था, लेकिन उसके बावजूद फिर लोग उधर बैठ गए। रावी काफ़ी अरसे से खुश्क पड़ा हुआ है। चनाब में अगरचे फ्लड आया था, लेकिन वो इतने लार्ज स्केल के ऊपर नहीं आया था। लेकिन असल में इस पे जो चीज़ है कि आप जितना भी कन्विंस, इवन इस वक्त भी जब फ्लड वार्निंग इशू हो गई और गवर्नमेंट ने एक कोशिश की कि लोगों को बर वक्त यहाँ से निकाला जाए और कहा, तो बहुत से लोग रिलेक्टेंट थे और वो बिल्कुल ये बिलीव करने पे तैयार ही नहीं थे कि इतना बड़ा फ्लड आएगा और वो घर छोड़ने पे, और उनको बड़ी और लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे उनको निकाला गया। लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि लॉस ऑफ लाइफ जो है वो हमने काफ़ी बचा ली है। अलबत्ता जो प्रॉपर्टी का लॉस है, जो फसलों का लॉस है, वो काफ़ी हद से ज़्यादा हो गया है, जिसके इफ़ेक्ट्स बाद में अभी ये फ्लड उतरेगा और जो डैमेज कैलकुलेशन होगी तो अंदाज़ा होगा। लेकिन ये एक देखें कि जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, असल में ये तो फ्लड से हर दूसरे तीसरे साल फ्लड आता है, हर चौथे पाँचवें साल एक बड़ा फ्लड आ जाता है। इंडस पे भी हमारे 2010 में भी फ्लड आ चुके हैं, 22 में भी आ चुके हैं। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की तैयारी तो होती है, और नॉर्मली ये लोग काफ़ी वाटर के हवाले से वेल मैनेज होते हैं। लेकिन देखें, ये एक महकमे का काम नहीं है, ये एक पूरे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रोल बड़ा अहम होता है। इसमें जो कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट है, जो आपका NHA है, जो आपका बल्दियात का महकमा है, तो ये एक जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, असल में ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है। इस वक्त जो फेज़ हमारी चल रही है, देखें, प्लानिंग होती है, प्रिपरेशन होती है, उसके बाद रेस्क्यू रिस्पांस होता है, और फिर रिहेबिलिटेशन होती है। इस वक्त रेस्क्यू और रिस्पांस का हमारा फेज़ चल रहा है, और हमें फोकस ही इस वक्त रेस्क्यू एंड रिस्पांस पे करना चाहिए। और उसमें मेरा ख्याल है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ लगे हुए हैं और अपनी जो कैपेसिटी के मुताबिक कोशिश कर रहे हैं। जब ये रेस्क्यू और रिस्पांस के फेज़ से हम निकलेंगे तो फिर हम देखेंगे कि रिहेबिलिटेशन हमने कैसे करनी है, क्या लॉसेज हुए हैं, और आइंदा के लिए हमने क्या लेसन लर्न है, और आगे अब कैसे चलना है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बड़ा अहम नुकता उठाया, और इसी को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है कि हमें फ़िलहाल तो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन हम चला रहे हैं, रिस्पांस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो हैं वो अब हमें उस पर गौर करना होगा, देखना होगा, सोचना होगा। रज़ा हारून साहब, जैसा कि अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो लोग हैं, अवाम हैं, वो नकल मकानी करने पर खुश दिखाई डेफिनेटली नहीं थे। उनके घर बार, उनके मामलात हैं, और वो उस पर काफ़ी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार करते हैं, तंग करते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमने अपना घर बार नहीं छोड़ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन रेस्क्यू करना ज़रूरी है, वहाँ से उनको शिफ्ट करना ज़रूरी है। ये कहिएगा कि अब सिंध के अंदर आपके पास पहले से पेशगी इतला है,
कि वहाँ पर सूरत हाल ख़राब हो सकती है, सिंध के अंदर मामला तब टूवर्ड सिंध जा रहे हैं, तो क्या तैयारी है सर? पीपल्स पार्टी की तैयारी क्या है, गवर्नमेंट की क्या तैयारी है वहाँ पर? अली भाई, गवर्नमेंट की सतह पर जो 100% तैयारी हो सकती है, महकमा जाती तैयारी हो, इंतजामी तैयारी हो, सियासी तैयारी हो, रेस्क्यू एंड रिलीफ के मामला के लिए जो इदारे हैं उनकी कोऑर्डिनेशन का मामला हो, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं सिंध के अंदर, मुख्तलिफ बैराजेस के ऊपर मुख्तलिफ चोकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे टीमों को मुतय्यन कर दिया गया है, उन पर तैनाती कर दी गई है, मॉनिटरिंग हो रही है। उम्मीद ये है कि अगर 6 से 7 लाख या 8 लाख क्यूसेक पानी भी अगर आता है तो वो डैमेज तो करेगा लेकिन इतनी बड़ी तबाही नहीं होगी, निकल जाएगा समुद्र में। लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़ता है, 9 लाख जाता है, 9 लाख से ऊपर जाता है, तो फिर ये एक कंसर्निंग पॉइंट है। पूरे मुल्क के लिए एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और जहाँ तक देखें, फौरी तौर पे कुदरती आफात से, वो भी इतनी बड़ी कुदरती आफात से कोई हुकूमत तैयार नहीं होती। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी जब तक तूफान और सैलाब आता है तो आपने देखा होगा, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, फौरी तौर पे तो आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। कुदरत का अपना एक निज़ाम है। कुदरत जब बिगड़ती है तो इसीलिए बिगड़ती है ना कि आप कुदरत से खेलते हैं। ये क्लाइमेट चेंज क्या है? आप नेचर से खेल रहे हैं, आप जमीन को घेर रहे हैं। जिस जमीन को आपको दरिया को बहने का छोड़ देना चाहिए, जो कच्चे का इलाका छोड़ देना चाहिए, जो फ्लड प्लेन बनाने चाहिए, वहां पे आपने आबादियां, कंस्ट्रक्शन और दीगर काम शुरू कर दिए। बिल्कुल ठीक आपने है। जब कुदरत के साथ, निजाम के साथ किया तो वो उसके इफेक्ट्स होते हैं ना। मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम जिस फेज में, मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा, इस वक्त प्राइम कंसर्न तमाम हुकूमतों का मिला के इस वक्त रियासत को एक्टिव होना है। रियासत के अंदर चारों सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमत और प्लस जो हमारे मुखय्यर हजरात हैं, जो हमारी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जमात इस्लामी अल खिदमत, दीगर जमातें हैं, जो इसी तरह जो हमारी कम्युनिटी के नेटवर्क्स हैं। अब देखें ना, अगर हमारे मुल्क में इस वक्त मकामी हुकूमतों का एक मरबूत निज़ाम होता तो हर यूसी की सतह पर, टाउन की सतह पर आपको ये एक इलेक्टेड लोग की टीमें बना रहे होते। ये डीडीएम में नीचे जा चुका होता, एनडीएमए, पीडीएमए के बाद नीचे जा चुका होता। और जो अगर आपको याद हो कि 2005 के ज़लज़ले के बाद जब एनडीएमए को बनाया गया था तो जरा उसके पॉइंट्स तो देखें, उसके वजूद की जरूरत क्यों पेश आई थी। उनका तो काम ही यही था ना, तो उनको कोऑर्डिनेशन करना था, उनको तमाम कोऑर्डिनेशन करके रेस्क्यू, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन। और अभी जिस फेज में हम हैं अली भाई, इस वक्त तो सिर्फ रेस्क्यू है, रिलीफ भी बहुत कम कर सकेंगे आप। रेस्क्यू है, रिलीफ है, फिर रिहेबिलिटेशन विल बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। फिर रिहेबिलिटेशन के बाद जो चौथा आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकंस्ट्रक्शन। जो अभी तो डैमेज का आप अंदाजा कर सकते हैं, आपको पता कुछ नहीं। जब पानी उतरेगा बिल्कुल ठीक तो है, आपका अंदाजा होगा कहाँ डैमेजेस हो चुके हैं, कहाँ आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं, कहाँ घर को डैमेज हुआ है। और अल्लाह माफ करे जो गरीबों के साथ होगा, उनकी तो सारी जमा पूंजी चली गई ना, उनको दोबारा अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दोबारा सेटल करनी है। बिल्कुल। तो उसका अजाला कैसे होगा रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, ये वो फेजेस हैं जो आइंदा आने वाले दिनों में आपको फॉलो अप करनी। इसके लिए हमारी हुकूमतों को प्लानिंग करके तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और ये आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि डिस्कशन भी ये चल रही है आजकल कि ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन मेड डिजास्टर है। ये ह्यूमन मेड डिजास्टर है। बिल्कुल ठीक आपने बात की है। खालिद खोखर साहब, ये कहिएगा सर कि किसानों की सूरत हाल क्या है? किसान खासे परेशान है, लाखों एकड़ पर जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। ये कहिएगा कि कितना लॉस हुआ सर? और अजाला करने की बात होती है, कहा जाता है कि जिसका अजाला भी किया जाएगा कि नहीं? जी बहुत शुक्रिया। किसानों के लिए तो मैं समझता हूँ ये क़यामत सुग़रा है, क्योंकि तमाम फसलात जो उनकी तबाह बर्बाद हो गई हैं। फसलात के अलावा उनके जानवर खो गए हैं, प्लस घर में जो कुछ सामान पड़ा था, जो फ्लड एरिया में, हर चीज़ उनके पास ख़त्म हो गई है। यानी कि उनके पास जितनी भी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी वो उनकी ख़त्म हो गई है इस वक्त। और ख़ुसूसन उनके पास अगली फसलों पर खर्च करने के लिए भी कोई पैसे नहीं हैं। और इसमें तमाम फसलें आ जाती हैं, उसमें चावल भी है, कपास भी है, मक्की भी है, गन्ना भी है, फ्रूट भी है, सब्जियात भी हैं, और खुसूसन चारा जात भी है जानवरों के लिए। अब चारा भी उनके पास नहीं है। किसान के जज्बात का मैं लफ्ज़ों में अहता करके नहीं बता सकता कि काश्तकार इस वक्त कितनी ज़्यादा तकलीफ में है। और फिर एक चीज़ और है जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा एज ए पाकिस्तानी, हमने डैम क्यों नहीं बनाए? हमने डैमों के ऊपर सियासत क्यों की है? रज़ा हारून साहब बैठे हैं, मैं उनको आपके प्लेटफॉर्म से ऑफर देता हूँ कि सिंध वाले कालाबाग डैम बनने दें। हम एक ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हैं कि टोटल अख्तियार सिंध के पास होगा। टोटल, जब उनकी पानी की जरूरत खत्म हो, फालतू हो तो हमें दे, वरना ना दे, ये कम अज कम बनने दे। इस पे सियासत, पॉलिटिक्स मेरे ख्याल में नहीं करनी चाहिए। दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह की पॉलिटिक्स, पानी पे, ज़राअत के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर सियासत नहीं होती। आज देखें ना, पानी हमारी लाइफ लाइन है, पानी हमारी जिंदगी है, और वही पानी हमारे लिए आज अजाब बन कर रह गया है जी।
मैं यकीन कर लो, मैं दिल से बात कर रहा हूँ इस वक्त। हमारा दिल रो रहा है इस वक्त, यानी कि दिल खून के आंसू रो रहा है इस वक्त। आप काश्तकारों के हालात तो जाके देखें कि उनके पास पैसे ही कुछ नहीं था, उनको फसलों का रेट नहीं मिला। काज़िम अली पिज़्ज़ा साहब बैठे हैं, ये बता दें कि काश्तकार को गंदम की पैदावारी लागत मिली है पहले, उसको डीरेगुलेट कर दिया गया। लेकिन डीरेगुलेट करने के बाद मैं पिज़्ज़ा साहब से अपील करूंगा कि कल फिर उसको रेगुलेट कर दिया गया, कि कल सुबहबंदी कर दी गई गंदम के ऊपर। जब डीरेगुलेट किया जाए तो कानून के मुताबिक आप उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, उसकी जिलाबंदी सुबहबंदी नहीं कर सकते। यानी कि जब अपना मतलब था तो डीरेगुलेट कर दिया, जब काश्तकार की बारी आई तो उसको फिर रेगुलेट कर दिया गया। ये काश्तकार के साथ सरासर ज्यादती है। इससे पहले भी 21 तारीख को एक मरासा जारी करके 21 अगस्त को किया गया कि डिप्टी कमिश्नर को कहा गया रेट को कंट्रोल करें। हालांकि अभी तक जो रेट था उससे हमारी पैदावारी लागत पूरी नहीं हुई थी, लेकिन हमने नुकसान किया 2200 अरब रुपया 2 साल की गंदम में, 2200 अरब रुपए में नुकसान। अब जो नुकसान है ये ठीक है, हम मानते हैं कि इसमें ना हुकूमत का कसूर है ना किसी और का कसूर है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारा एक इम्तिहान है और अल्लाह ताला हमें उस इम्तिहान में से पास करे, अल्लाह ताला हमें सब्र दे। इस वक्त काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे हैं, ना खेत के हालात अच्छे हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे हैं, ना सेहत के हालात अच्छे हैं। काश्तकार तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है, लेकिन आज वो बहुत परेशान है इस वक्त। यानी उसकी परेशानी के, उसके जज्बात का मैं लफ्ज़ों में हद करके नहीं बता सकता, उसकी तकलीफ की शिद्दत मैं आप तक इस वक्त नहीं पहुंचा सकता कि जिनके घर बाहर सब कुछ उजड़ गए, मकान गिर गए, उनके पास यानी कि बैठने के लिए चारपाई नहीं है, बिस्तर नहीं है, कपड़े नहीं है उनके पास, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने खालिद मुकर साहब। लोग हमने खुद भी देखा फील्ड के अंदर जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, उनके घर बार उनके पास नहीं है। मुतबादिल क्या प्लान होगा, किस तरह से इसको डील किया जाएगा? आफ्टर शॉक्स हमारे सामने आने जा रहे हैं अगले चंद दिनों के बाद, किस तरह से गवर्नमेंट ने डील करना है इसको डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे डैम्स के हवाले से, लॉन्ग टर्म प्लान्स के हवाले से। डैम्स होने चाहिए, कुछ लोग ये भी राय दे रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं डैम नहीं होने चाहिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। और महंगाई की बात करेंगे कि मईशत पर इसके क्या असरात पड़े। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब से, बारिशों से एक नुकसान तो हुआ है जो लोगों का डायरेक्टली हुआ है, लोगों से मुतासर हुए, लेकिन एक और चीज़ है जिससे इनडायरेक्टली तकरीबन पाकिस्तान की सारी अवाम ही होगी, अफेक्ट होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि इस बारिश के बाद, सैलाब के बाद अब होगा ये कि जो महंगाई है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि फसलें भी तबाह हुई हैं, खाने पीने की अशिया, फल, सब्ज़ी। मैं चाहूँगा इस पर रिस्पॉन्स करें आप कासिम अली साहब कि जो नुकसान सर हुआ है वो तो हो गया, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर जो हमारे मुआशी मामलात होंगे उस पर इसका क्या इम्पैक्ट सर पड़ेगा? क्योंकि फल, सब्ज़ी, आटा, गोश्त, दालें, ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी सर। देखिए, इस वक्त जैसे जो है हमारे माहिर जो भट्टू साहब हैं उन्होंने आपको कहा है कि इस वक्त तो हम जो है ना रेस्क्यू के फेज़ में हैं, और हमने पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन किए। इसके बाद हम रिलीफ़ की तरफ जाएंगे और फ्लड की जो तबाहकारियाँ हैं उनकी वैल्यूएशन की तरफ जाएंगे। यकीनन मार्केट्स यही होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई बेस्ड होती हैं। उसके अंदर जो फसलें हमारी ख़राब हुई हैं या तबाह हुई हैं, और जैसे बड़ा सही से उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि इस वक्त चारे का मसला है। चारा जानवरों का जो हमारे जो इंडस्ट्रियल जो से लोग हैं उन्होंने तो ख़रीदना होता है फोडर जो वो लेते हैं, ये जो नए फोडर्स आए हैं उनको वो गांठों की शक्ल में लेके बैठे होते हैं और उसके साथ करते हैं। लेकिन जो अमूमन हमारा जो काश्तकार है जो दरिया के उसमें रहने वाला, उसने अपना जो है घास काश्त किया होता है जानवरों के लिए, तो उसका इशू है। लेकिन उसके अंदर हमने ये किया है कि मैं परसों वज़ीराबाद था CM साहबा के साथ, तो वहाँ पे हमने उनको कहा है, और जहाँ पे हमें कमी का सामना हुआ है अभी तक हम अपने कैंप्स के ऊपर जिस तरह हम इंसानों के लिए कर रहे हैं, और उसी तरह जो लोगों की जो मईशत, देहाती लोगों की जो मईशत, उनके जानवर होते हैं, डंगर होते हैं, उसके लिए हम पूरा घास का इंतज़ाम कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारे जो मेरे बाकी साथी MPAs, हमारे जो पब्लिक रैप्स हैं, वो इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं हम सब, और वो वहाँ से निशानदेही भी कर रहे हैं और DCs को
ये बिल्कुल हदायत दे दी गई है कि आप जो कुछ हम रेस्क्यू करके लाए हैं उनका हम पूरी तरह ख्याल रखेंगे, और अगर सेग्रीगेशन में कोई रहना चाह रही हैं फैमिलीज़ तो उसके लिए भी मैडम सीएम ने कल ये डिसीजन लिया है कि वहाँ पे जो बने वो सेग्रीगेटेड हों, क्योंकि ज़ाहिर है एक हमारे माशरे में और हर देहातों में रहने वाले लोगों का ये भी है कि उनकी एक प्राइवेसी और एक पर्दादारी का सिस्टम है। तो जो ह्यूमनली पॉसिबल है और जो पंजाब हुकूमत के वसाइल हैं उनको पूरी तरह बरूए कार लाएंगे। यस, जो आप कह रहे हैं कि इसके बाद एक महंगाई का तूफ़ान आएगा, तो मेरे ख़्याल में हमें जिस तरह पीछे जंग में हमने एक कौम बन के यकजहती के साथ की है, हमें इसमें से किसी को भी, काश्तकार हो चाहे कोई हो, हमें इसमें से अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी चाहिए। हमें इस वक्त अपने उन भाइयों का और उन दोस्तों का, उन हमसायों का, उन बहन भाइयों का, अपने पाकिस्तानियों का हमें एहसास करना चाहिए, और हमें उनको मज़ीद उनका इस्तेहसाल करना या उनको महंगाई का शिकार कर देना, या आधी आबादी डूब गई और आधी आबादी को महंगाई का शिकार कर दें। इंशाअल्लाह ताला आप इस पे यकीन रखें। लोगों से भी मेरी अपील है कि इससे हमें नहीं, हमें एक कौम बन के उभरना है। अब हमें इस तरह के जंग जैसा एक ही साल में और एक सुपर फ्लड जैसा सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, 3 हमारे दरियाओं में वो है, तो हमने उस तरह करना है। और बाकी इंशाल्लाह ताला जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है वो इंशाल्लाह अच्छी होगी। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम आपकी उम्मीदों पे, तवक्कुआत पे हम पूरे उतरेंगे। राइट। ज़फ़र इकबाल साहब, ये कहिएगा कि अब रेस्क्यू रिलीफ तो मामला चल रही हैं, ऑपरेशन चल रही हैं और कब तक चलते हैं देखना है, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल है उस पर सब ने नज़रें जमाई हैं, वो ये है कि हमने इससे सर डील किस तरह से करना है। कोई कहता है डैम होने चाहिए, कोई कहता है डैम नहीं बनाने चाहिए, डैम के बड़े नुकसान हैं। आपने भी डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी। तो सर क्या आपके पास इस हवाले से प्लानिंग है, क्या सोचते हैं आपके पाकिस्तान को इस पर क्या करना होगा मुस्तकबिल में ताकि ऐसे मामला सामने ना आए दोबारा? देखिए, ये जो फ्लड चल रहा है और जिन एरियाज़ या जिन दरियाओं में चल रहा है वहाँ पे तो पाकिस्तान में डैम्स नहीं बनाया जा सकते। ये हमारे मैदानी दरिया हैं, फ्लैट एरियाज़ हैं, और यहाँ पे डैम्स के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है। डैम्स के लिए हमारे पास जो मुनासिब जगह हैं वो सिर्फ दरिया सिंध के ऊपर हैं, और दरिया सिंध के फ्लड के साथ हम डैम्स बना के उसको मैनेज कर सकते हैं या मिटिगेट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मौजूदा फ्लड सिचुएशन है, इस फ्लड सिचुएशन का हल डैम्स नहीं है, क्योंकि डैम बनाए पाकिस्तान के इन एरियाज़ में नहीं बनाए जा सकते। लेकिन इसके साथ साथ जो एक चीज़ सामने आ रही है उभर के, वो यही है कि जो दरिया के रास्ते हैं जिनको हमने बंद कर दिया हुआ है, जिनको तंग कर दिया गया हुआ है, और रिवर के जो फ्लड प्लेन्स हैं, जो रिवर की नेचुरल पानी के बहाव के रास्ते हैं, एक तो उनको क्लियर करना होगा हमें, और बहुत इस पे बड़ा एक एक्टिवली प्रोग्राम बनाना होगा, क्योंकि अब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और ये जो चीज़ें हो रही हैं तो हम इस तरह के फ्लड, अब हमें इनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि गवर्नमेंट अभी से एक अनाउंस कर दे कि इसकी स्ट्रेटजी के इसके बाद कोई एक कमीशन बना दिया जाए जो कि इन सारे फ्लड प्लेन्स हैं और जो फ्लड रूट्स हैं उनका एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करे और देखे कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, किसकी वजह से हैं, किसकी इजाज़त से हुई हैं, और उसकी पूरी एक अकाउंटेबिलिटी ना सिर्फ कर दी जाए बल्कि उसके साथ साथ आगे के लिए एक मास्टर प्लानिंग ऐसी कर दी जाए और शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे प्रोजेक्ट्स हों कि जिससे वाकई एक पता चले कि जी ये रिहेबिलिटेशन के फेज़ के बाद एक नई प्लानिंग से हम प्रिपेयर हो रहे हैं अगले इवेंट्स के लिए। तो ये बहुत जल्द करने की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लड ने तो अब हर साल आना है, छोटा हो या बड़ा हो। और जो चिनाब का इस दफ़ा फ्लड है, ये बहुत बड़ा फ्लड है। दरियाए सिंध में इतना बड़ा फ्लड आता है, 10 लाख क्यूसेक का रेला जो कि अब मराला से चला है और पंजनत तक पहुंचा हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। राइट। रज़ा हारून साहब, सर क्या आप समझते हैं कि इस तमाम चल रहे मामले पे क्या करना चाहिए? जो करता धरता हैं, जो प्लान कर सकते हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, कहा जाता है छोटे आबी ज़खायर होने चाहिए, या कोई कहता है डैम्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सर क्या प्लान होना चाहिए पाकिस्तान के पास? डैम्स तो जिन इलाकों की बात सही फरमा रहे हैं हमारे एक्सपर्ट भी, जिन इलाकों में इस वक्त आया हुआ है चनाब, सतलज और रावी में, इन इलाकों में तो डैम्स की फिजिबिलिटी नहीं है। यहाँ तो डैम्स आप नहीं बना सकते। यहाँ तो पानी की गुजरगाहें आपको बनानी है, पानी को निकालना है और देखना है कितनी बार आपको हर साल ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। अगर आप मिसाल के तौर पर डैम बना भी दें और मिसाल के तौर पर अगले साल सैलाब ना आए तो पानी क्या कहाँ से आएगा? आबी ज़खायर आप क्रिएट कर सकते हैं, एक्विफर्स होते हैं ज़मीन के अंदर, बहुत सारे इसके तरीक़ेकार हैं।
तो मेरा मानना ये है कि कुछ कंट्रोवर्शियल चीज है, मिसाल के तौर पे कालाबा डैम जो है खोकर साहब ने फरमाया, उसका तो अपस्ट्रीम पर है, नीचे से पानी ऊपर जा नहीं सकता, ऊपर से पानी नीचे आना है ना, तो वहाँ उसके लिए सूबाई असेंबलियाँ करारदाद पेश कर चुकी हैं, उसको रिजेक्ट कर चुकी हैं। तो मेरा मानना ये है कि आज अगर हम बैठें तो हमें इस बहुत ही सीरियस गुफ्तगू को, कि जिसमें डैम्स की बात हो, जिसमें नहरों की बात हो, जिसमें आबी ज़खायर की बात हो, उसके लिए हम एक फोरम तय करें पार्लियामेंट का, जहाँ सबकी नुमाइंदगी है, CCI है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है। और लकीली आइडियली हमारे पास इस वक्त मुल्क में एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट है, उनका ताल्लुक सिंध से है। नवाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब से मुस्लिम लीग उनका ताल्लुक है, उनके भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, तहरीक इंसाफ के बड़े लीडर हैं पाकिस्तान के। इन लीडरों को कहीं ना कहीं बैठकर कोई ना कोई पॉलिसी इस हवाले से तय करनी होगी, फिर उसको नीचे लेकर आना होगा उस फोरम पे जो आईनी और कानूनी फोरम है। इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए, एक्सपर्ट के साथ होनी चाहिए। मैं एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन मैं इसकी जरूरत महसूस करता हूँ। एक बात जो भट्टो साहब ने कही ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो कच्चे के इलाके होते हैं ये अंग्रेज बना कर गया था। इसने ये क्रिएट इसलिए किए थे कि जब दरिया अपनी रवानी में अपनी कैपेसिटी से ऊपर चला जाएगा, स्पिल करेगा, सैलाब आएगा, तो ये कच्चे के इलाके बने इसीलिए थे, यहाँ पे वो पानी जाएगा। अब जब वहाँ पानी जाता है सैलाब के बाद, तो वो जमीन बड़ी जरखेज हो जाती है, और जब पानी उतरता है तो उसमें बड़े मादनियात होते हैं, वो खेती के लिए बहुत जरखेज होती है। हमारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वो आबादी बना लेते हैं, बजाय जरखेजी की खेती करें। ये खोकर साहब बैठे बताएंगे, वहाँ हमारी आबादियां हो जाती है, वहाँ हम घर बना लेते हैं, वहाँ हम सोसाइटीज बना लेते हैं। ये है ना प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक है, वो सीएम साहब ने भी कहा है, मुराद अली शाह साहब ने कहा कच्चे के इलाके जो है वो डूब जाएंगे। ठीक, खालिद खोकर साहब, आपके नजदीक सर क्या प्लान है, क्या करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि हमें कानून साजी करनी चाहिए कि हमें दरिया का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। अब हम दरिया में हमने सड़कें भी बना दी हैं, दरिया में हमने कॉलोनियाँ भी बना दी हैं, और दरियाओं में हमने घर भी बना दिए। इस पर सख्ती से होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो भी शख्स वहाँ जाके पाँव रखे इस नीयत से कि वहाँ पे कोई कॉलोनी बना रहा है, या वहाँ घर बना रहा है, या सड़क बना रहा है, या बिजली लगा रहा है, तो उसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम दरिया का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि दुनिया में आज तक 3 चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है, हवा, आग और पानी के ऊपर, और हमने ये गलत किया कि पानी ऊपर कंट्रोल किया बगैर किसी तरीक़ेकार के। या तो इतना बड़ा वो मजबूत स्ट्रक्चर बना के ले आए जैसे दरिया को गुजारें, फिर तो है। अगर हमने ऐसा ही नहीं करना, उसके रास्ते रोक देने हैं, वहाँ पे ज़मीनें आबाद कर देनी है, तो ये नामुनासिब है। अब इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो हमारे फिश फार्मर भाइयों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनका खर्चा है 7-8 लाख रुपए फी एकड़ उनका खर्चा आ रहा है जी। और वो जहाँ भी पानी वहाँ जा रहा है 100% उनका नुकसान हो रहा है, यानी कि पीछे उनकी कोई बचत नहीं है बिल्कुल ही। मैं क्योंकि ज़िला खानेवाल का रिहायशी हूँ, इस वक्त माई सफूरा वाला जो है वहाँ पे कट होने का चांसेस हैं, वहाँ यकीन कर लें तो जो इस वक्त को 20 एकड़ की फिश फार्म है, वो लोग बहुत परेशान हैं। इस तरह हेड मोहम्मद वाले के साथ मुजफ्फरगढ़ के लोग बहुत परेशान हैं। मंडी बहाउद्दीन में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फिश फार्मर का। हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों को, फिश फार्मर को भी साथ साथ अकामोडेट करें, क्योंकि बाज़ का जब हुकूमत अकामोडेट करती है तो फिश फार्मर को निकाल देती है। फिश फार्मर भी इस मुल्क की फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है। देखिए जी, हमें सोचना होगा बड़े सीरियस लेवल पे कि हमारी जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, हम हर साल एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर ऐड कर रहे हैं आबादी में, उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। फिर क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे इशू हैं, सैलाबी बहुत सारे इशू हैं। इन सब को ना हमने ऐसे कौम देखना होगा। इस वक्त तमाम फैसले बहैसियत कौम करने होंगे, लेकिन बदकिस्मती से, माजरत से, यहाँ पे तो हुकूमत और अपोजिशन बैठ के मुल्क की मैशत के लिए इकट्ठे बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मैशत पे बात कोई नहीं करता, पाकिस्तान की जो भी अमन अमान पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं। आपस में जाती दुश्मनियां बनी हुई हैं इस वक्त, यानी कि मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा। बिल्कुल ठीक है, आपने दुरुस्त निशानदेही की कि दरिया के रास्तों पर जो है वो कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको किस तरह से डील करना है बात करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, जहां पर हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल है, फ्लड है, क्राइसिस है और अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही, वहां पर एक मस्बत खबर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी है। नाज़रीन, खबर ये है कि इंटरनेट के हवाले से कहा यह जा रहा है कि एक इनकलाब पाकिस्तान में आने वाले कुछ अरसे में आप देखेंगे
वो क्यों देखेंगे? क्योंकि इंटरनेट के इस इनकलाब के अंदर जो पाकिस्तान की पुरानी निज़ाम है, जो पुराना सिस्टम है ब्रॉडबैंड की तरफ, अब वो मुंतकिल हो रहा है। उसके मुंतकिल होने के बाद क्या कुछ होगा? ब्रॉडबैंड इंटरनेट और 5G से कहा यह जा रहा है कि एक नया दौर जो है वो शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। उसके अलावा हाई बैंडविड्थ इंटरनेट से जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं उसमें खासी तब्दीली जो है वो मुतवक्के है। कहा यह भी जा रहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट जो है उससे दूर दराज के जो इलाके हैं उनकी तकदीर भी बदल जाएगी और बहुत मस्बत चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। स्मार्ट सिटीज़ और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का जो ख्वाब है वो भी इससे पूरा हो जाएगा और डिजिटलाइजेशन की हम बहुत बात कर रहे हैं, उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। उसके तमाम शुबों में इनकलाबी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इसके अलावा नाज़रीन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा ये कि आप स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट कर पाएंगे, आप डिजिटल तौर पे चीज़ों की निगरानी भी कर पाएंगे। इसके अलावा सिर्फ बात यहीं पर रुकती नहीं है, बल्कि फ़िक्स्ड वायरलेस एक्स 5G से आप जो दही इलाके हैं जहाँ पर कम सहूलियात हैं, वहाँ पर फाइबर के बगैर जहाँ पर कनेक्टिविटी मुमकिन है, अब वो हो जाएगी और चीज़ें वहाँ पर भी इम्प्रूव होने जा रही हैं। इसके अलावा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की बात की जा रही है, जिससे सेहत का अहम तरीन शोबा, जैसे बैंकारी का शोबा, तालीम का शोबा, 5G नेटवर्क पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक अब हम सर्विसेज भी इससे हासिल कर पाएंगे। तो ये चीज़ें इससे एक्सपेक्टेड हैं। और एक और अहम चीज़ वो ये कि नाज़रीन, 5G इसकी आमद को एक इंतहाई नया दौर कहा जा रहा है, जो कि इंतहाई तेज़ रफ्तारी की जानिब हम बढ़ने जा रहे हैं। जो कनेक्टिविटी है उसमें बहुत आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, जबकि डिजिटल को आलमी मेराज से हम आहंग कहा जा रहा है और मुल्क भर में मजबूत और बड़ी गुंजाइश वाले नेटवर्क अब हमें भी मैसर होंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद में, कराची में और मुख्तलिफ शहरों में इसके पायलट प्रोजेक्ट जो हैं उसका आगाज़ भी कर दिया गया है। 5G के ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है और दुनिया बहुत तेज़ी से इसमें तरक्की कर रही है। पाकिस्तान भी अब इस पर जो है वो काम कर रहा है और आने वाले कुछ अरसे के अंदर, हमने पहले भी आपको बताया था कि शहज़ाद फातिमा ने भी कहा, जो कि IT के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इंटरनेट की स्पीड आने वाले कुछ दिनों के अंदर डबल होने जा रही है। मैं चाहूँगा रज़ा हारून साहब, इस पर मैं चाहूँगा आप कमेंट करें और आप बताएं आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मुस्तकबिल में चीज़ें होने जा रही हैं, जो जिद्दत है, जो एडवांसमेंट है, उससे सर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या रोल प्ले करेंगी ये चीज़ें? अगर तो अली भाई, अगर ये इंटरनेट में ये तरक्की हो जाती है, अभी तो हम 4G को भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाते। अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियो देखना या तस्वीर डाउनलोड करना एक अजाब है, एक टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट हो जाती है, नहीं हो पाता। लेकिन ये आज के दौर में दुनिया में कनेक्टिविटी जो है वो फास्टेस्ट हो चुकी है, 5G पे जाने में खुशाइन बात है। और फिर उससे जो रिलेटेड इंडस्ट्री को फायदा होना है या उससे जो रिलेटेड हमारी इंडस्ट्री लगनी है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना है, एप्लीकेशन एक्सपोर्ट करनी है और हमारी जो उसकी फ्रीलांसिंग होनी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे और उसके लिए हमें इंकरेजमेंट करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा सेक्टर हमारा ऐसा है इस वक्त मुल्क का, जो तकरीबन पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो गया है नेट की स्पीड के ऊपर। हम देखते हैं कि रोजमर्रा की, अब जो हमारे घरों में भी, इवन हमारी फैमिलीज जो हैं उनके लिए, और उससे बढ़कर वो बेरोजगार नौजवान जो IT के कोर्सेज करके इस काबिल हैं कि वो बैरूनी मुल्क अपनी एक्टिविटी करके, एम्प्लॉयमेंट करके ज़रिए मुबादला कमा के यहाँ ला सकते हैं, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके, वो भी एक बहुत अच्छा इसमें इनिशिएटिव हो जाएगा। ये बहुत इसकी ज़रूरत थी कि ये हमारे मुल्क की बड़ी ज़रूरत है, इंडस्ट्री के लिए भी है और IT के लिए भी है। लेकिन देखना ये कि आया ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता। ये ऐलान हमने आज से 1.5 साल पहले 5G का जो था, आपको याद होगा, 1.5 साल पहले टेंडर हुआ था और वहीं से डिफिकल्टी शुरू हुई। लेकिन सर चीजें स्लो हो गया था। जी रज़ा हारून साहब, चीजें मस्बत हैं। एक बात मैं करना चाहूंगा कि आप इजाजत से, अगर आप इजाजत दे दें। जी सर। एक आपने पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया था महंगाई का। देखिए, ये कौमों पे जब इम्तिहान आता है ना, तो दुनिया में जो जिंदा कौमें हैं, जिन ममालिक में जब ये इम्तिहान रहते हैं, तो कौमें आगे बढ़कर अपने भाइयों की मदद करती हैं। तो ये जो हम कीमतें बढ़ने की बात करें, महंगाई की शदीद, ये अफसोसनाक बात। जो लोग ये काम करेंगे उन्हें हमें कंडेम करना चाहिए, उनको हमें जो है ना, वो हमें नेम कॉल करना चाहिए कि यार ये कैसे लोग हैं यार, पूरा मुल्क हमारा परेशान होगा। और आपने इतनी उम्दा बात की है, इतना एक आपने सोरिंग पॉइंट डिस्कस किया है, यानी उस वक्त महंगाई हो जाएगी, सस्ती होनी है चाहिए चीज, लोगों की एक्सेस होनी चाहिए सर्विसेज पे। वेरी राइट। तो ये बस मैं एक पॉइंट रखना चाह रहा था कि हमें इस पे नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है आपने रज़ा हारून साहब, बिल्कुल आपने, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ज़ख़ीर अंदोज़ी करेंगे और महंगी चीजें। काजिम साहब, मैं चाहूँगा, आप ब्रेक से पहले एक कमेंट भी करना चाहते हैं। सर ये कहिएगा कि जो हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले इलीगल कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, तजावुज़ात होते हैं, टिम्बर माफिया खासा एक्टिव है, सर इनको लगाम डालना कितना ज़रूरी है इस माफिया को?
शुरू में ना हमारे ज़फ़र इकबाल भुट्टो साहब ने जैसे कहा है ना कि ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है। जो हमारी जो ट्री कटिंग है उसके ऊपर हमने सोचना है, हमने इसके ऊपर सोचना है कि हमने अपनी जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दो हम इसमें जो है क्लाइमेट चेंज के अंदर जो ख़राबी पैदा करने में हमारा उतना शेयर नहीं है जितने बड़े हम उसके इफ़ेक्टी हैं, लेकिन हम अपने हाउस को तो इन ऑर्डर करें। हमें रिवर प्लेन्स के अंदर सबकी ये इसके ऊपर इत्तफाक़ राय है कि इन हमारे ये जो एलुवियल रिवर्स हैं इनके ऊपर तो डैम का सलूशन नहीं है, तो हमने इसका राइट ऑफ वे को करना है और जो हमारा रिवर प्लेन एक्ट मौजूद है हमने उस पर अमल दरामद करना है। बिल्कुल ये मुजरमाना गफलत और ये इसकी अब गुंजाइश नहीं है। किसी को पसंद हो ना हो, मेरा ज़ाती मफाद उसमें है क्या नहीं, इससे बालातर हो के हमने उठना है और इस मुसीबत को और ये जो एक कौम के ऊपर एक कड़ा इम्तिहान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पे आया हुआ है और आगे सिंध की अवाम पे आने जा रहा है, उस पर करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जैसे अभी हमारे खोखर साहब ने कहा कि वहाँ पे जो फ़िश फार्म्स वाले हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए। देखें कि वहाँ कट लगने का, अब ये वो बात कर रहे हैं हमारे सिदनाई बराज की। मैं आपको इतना अर्ज़ करूँगा कि हमारा जो जिस तरह पहले इन्होंने कहा है कि इस तरह के सैलाब आते हैं सिंध में, हमने देखे हैं चनाब में ये हिस्टोरिक हाई था, तो कादराबाद बराज की हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो हमने ना चाहते हुए वहाँ पे एक ब्रीच की है। क्योंकि अगर हम ब्रीच नहीं करते तो हमारा अराउंड 80 अरब डॉलर का 80 अरब रुपीज़ का जो है हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसने उससे इफ़ेक्ट होना था। और ज़ाहिर बात है कि उसके बाद मईशत और फिर उसके बाद नहरें और उसके बाद पोस्ट फ्लड जो हमारे इंतजाम हैं सब चीज़ों ने उस पर जाना था। अब सिदनाई वाली जो बात है उसमें भी यही है कि जिस फिश फार्म की इन्होंने वहाँ निशानदेही की है उसको बराज को बचाने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए, क्योंकि हम एक ज़रूरी मईशत हैं, तो अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बचाएंगे तो ये दिन तो गुजर जाएंगे। राइट। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला इसमें हमारे जो लोग इसके अंदर है, मैं ख़ुद दरिया के अंदर इफ़ेक्टी लोगों में से हूँ, मेरी भी फसल ने ख़राब होना है। सतलुज के अंदर जो सैलाब आ रहा है उसमें मेरी फसल ने भी ख़राब होना, मैं भी उसका इफ़ेक्टी। लेकिन हैविंग सेड दैट कि अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला ने जब इस इम्तिहान में हमें डाला है तो इंशाअल्लाह ताला हम इसमें से सुरखरू होकर निकलेंगे। राइट। ज़फ़र इकबाल साहब, लास्टली आप क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे तजावुज़ात के हवाले से, टिम्बर माफिया के हवाले से, गैर कानूनी तामीरात के हवाले से? देखिए, ये तो वो चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म में जो फौरी तौर पे हम ठीक कर सकते हैं कि जो हमारी दरख्तों की कटिंग है या राइट ऑफ वे की क्लियरेंस है, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग की, मनसूबा बंदी की, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रिवर की फ़्लड प्लेन्स मार्क हैं, फ़्लड लेवल्स मार्क हैं, तो उनके अंदर जो भी चीज़ है वो इलीगल है और वो उसको कानून के मुताबिक डील करना चाहिए। तो ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो फौरी तौर पे और फिर आगे नेक्स्ट ये ना हो, उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और दूसरा, टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी भी इसमें बहुत इफेक्टिव है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेके जो इंफॉर्मेशन का फ़्लो है, जैसे आजकल फ्लड चल रहा है, आपको फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न की से बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आ रही हैं, मीडिया से आ रही हैं, तो टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा उठाते हुए अर्ली फ्लड वार्निंग और फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो हैं ये फौरी तौर पे लगाए जा सकते हैं। इन पे बहुत सी स्टडीज़, बहुत से काम हो चुके हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ को हमें समझना होगा कि जो क्लाइमेट चेंज है ये एक लोकलाइज फिनोमेना नहीं है, ये एक रीजनल फिनोमेना है। जिस तरह पंजाब और सिंध एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सिंध के टाइम एक आवर के बाद इंफॉर्मेशन जा रही है और वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसी तरह हमें इंडिया के साथ भी कोई चैनल बनाना पड़ेगा और ताकि हमें वो इन्फॉर्मेशन भी इसी तरह इतनी क्विकली मिले, इतनी एक्यूरेट मिले तो हमारा रिस्पांस टाइम भी बढ़ जाएगा, रिस्पांस भी हमारा बेहतर होगा और हम बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। तो अगर हम अपनी तरफ इलाके में, अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम भी बना लें, कवानीन की पाबंदी भी कर लें, वाटर बेस भी क्लियर करवा दें, लेकिन अगर हमें अपस्ट्रीम से आने वाली चीज़ों का टाइमली पता नहीं होगा तो फिर भी हमें बहुत से सरप्राइजेज़ देखने पड़ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ज़फ़र साहब, आपने दुरुस्त बात की है और हमें डेफिनेटली इस पूरी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान का सोचना चाहिए। कोई हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ गलत है, वो जो गैर कानूनी है और वो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह, उस पर फौरी इक़दाम करने चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे दें इजाज़त में, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।